गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन को, उसी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी बेसिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? AB Limited has issued equity share having face value of rupees 10 per share. Shares are currently quoting on the NSE at rupees 250 per share. शेयर जो है वो लिस्टेड है और अभी 250 रुपीज पर शेयर पे चल रहे हैं। कंपनी एट इट्स AGM हेल्ड ऑन 27th of July 24 डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%, 20% का डिविडेंड उन्होंने अपनी AGM में डिक्लेयर करा। मिस्टर शेखर ओन्स 1000 शेयर्स विच ही परचेज्ड एट रुपीज 300 पर शेयर। मिस्टर शेखर नाम के एक पर्सन है जिनके पास 1000 शेयर्स हैं कंपनी के, जो उन्होंने 300 रुपए के भाव पे खरीदे थे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही विल रिसीव? कितने अमाउंट का डिविडेंड उन्हें मिलेगा? क्वेश्चन बेसिकली ये टेस्ट करना चाहता है कि ये जो डिविडेंड का परसेंटेज है ये आप किस अमाउंट के ऊपर लगाएंगे, परचेज प्राइस के ऊपर लगाएंगे, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगाएंगे या फेस वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। सर करेक्ट आंसर इज फेस वैल्यू। जो डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। डिविडेंड कितना है? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की। 10 रुपए का 20% कितना होता है सर? 2 रुपए। आपके पास कितने शेयर हैं? 1000। टोटल आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 2000। तो टोटल डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा? रुपीज 2000। Question number 2. Shareholders at an annual general meeting unanimously passed a resolution for payment of dividend at a rate higher than that recommended by the board of directors. Discuss the validity of resolution. एक कंपनी है जिसमें मेंबर्स ने क्या किया? एजीएम के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? जितने मेंबर्स थे सभी ने मिलकर उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया। 100% अप्रूवल के साथ वो रेजोल्यूशन पास हुआ और उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ था कि हम जो डिविडेंड का रेट देना चाहते हैं वो डिविडेंड का रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड का रेट रिकमेंड किया है उससे भी ज्यादा देना चाहते हैं। क्या ऐसा रेजोल्यूशन मेंबर्स पास कर सकते हैं? आंसर इज नो। मेंबर्स ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते जिसके अंदर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रपोज्ड डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड अपनी कंपनी में डिक्लेयर करवा पाए। तो ये जो रेजोल्यूशन मेंबर्स ने पास किया है ये क्या है? इनवैलिड माना जाएगा। आप उतना ही डिविडेंड दे सकते हैं जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है, जितना प्रपोज किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड देना है। अब इतने डिविडेंड को वो लोग क्या करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में बता देंगे कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, हम ये प्रपोज करते हैं। अब मेंबर्स चाहे तो उसे यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस रेट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक, फिर आया क्वेश्चन नंबर 3। श्रेयस मैकेनिक्स लिमिटेड owns a plot of land which was purchased long before. श्रेयस मैकेनिक लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसके पास एक लैंड है जो उसने बहुत समय पहले परचेज करी थी। एज द प्रॉपर्टी रेट्स आर गोइंग अप, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे थे, इट हैज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द प्लॉट एट फेयर वैल्यू विच इज मॉडरेटली 10 टाइम्स द ओरिजिनल प्राइस। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, उस प्लॉट की प्राइस बढ़ रही थी, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम हमारी असेट को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं, असेट को फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू कर देते हैं। Thus resulting in a revaluation profit of 20 लाख। जब उन्हें रिवैल्यूएशन किया तो उन्हें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ कितना? 20 लाख रुपए का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कीन टू यूटिलाइज दिस 24 लाख। ये 24 लाख को काटिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कितना होना चाहिए? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कीन टू यूटिलाइज दिस 20 लाख। ये जो 20 लाख रुपए उनके पास आए हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से, वो अमाउंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द फ्री रिजर्व्स ऑफ 4 लाख। ये 24 लिखा है, इस 24 को भी काट के कितना कर दीजिए? 4। क्या हुआ? कंपनी के पास 20 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व आया और 4 लाख रुपए का फ्री रिजर्व है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हम ये पूरे 24 लाख रुपए को यूज करके क्या करते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बताओ भाई क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 123 हमें क्या बोलता है कि नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ द profit of the company and that profit shall never include profit arising out of revaluation reserve. revaluation of asset के थ्रू अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली ये जो 20 लाख रुपए आप यूज करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन के, ये 20 लाख रुपए आप यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो 4 लाख रुपीस का बैलेंस है उसी को आप यूज कर सकते हैं, जो फ्री रिजर्व का बैलेंस है उसी से आप डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। Question number 4. For the current year,
Alma Watches Limited proposed to transfer more than 10% of its profit to the reserve before declaration of dividend at the rate of 12%. Can the company do so? अल्मा वॉचेस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो क्या बोल रही है कि मैं 10% का अमाउंट अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती हूँ। जो प्रॉफिट का 10% का अमाउंट है वो मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती हूँ और डिविडेंड देना चाहती हूँ 12% से। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 123 ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं डालता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको सर्टेन अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये कंपनी के डिस्क्रिशन पे है कि वो कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकती है, उसकी इच्छा हो तो करे, ना इच्छा हो तो ना करे। तो इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि 10% का प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं और 12% का डिविडेंड दे रहे हैं। इट इज वेरी इममटेरियल कि आप कितना अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स कंपनी कैन डू सो। कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू रिजर्व एज इट में डीम फिट। जितना उन्हें अच्छा लगे वो उतना प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी सेट की कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं आती है। Question number 5. XYZ Limited has earned a profit of rupees 1000 crore for the financial year 24-25. It has proposed dividend at the rate of 8.75. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve. वो 8.75% से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, पर उनकी इच्छा नहीं है कि वो जनरल रिजर्व में एक भी रुपया ट्रांसफर करे। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? ऑफ कोर्स कंपनी कैन डू सो। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 123 ऐसा नहीं बोलता है कि आपको डिविडेंड देने से पहले जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कंपनी की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। XYZ लिमिटेड इज जस्टिफाइड इन इट्स एक्शन इफ इट डज नॉट ट्रांसफर एनी अमाउंट। कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Question number 6. Capricorn Industry Limited has a paid up capital of rupees 200 lakh and accumulated reserve of 240 lakh. एक कंपनी है Capricorn Industry Limited नाम की जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 200 लाख रुपीस और accumulated रिजर्व कितना है? 240 लाख रुपीस की। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 25 इज 30 लाख। करंट फाइनेंशियल ईयर में उनको 30 लाख रुपए का लॉस हो गया। Dividend was declared at the following rate during the three preceding फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 सालों में इस रेट से डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर? ऐसा कौन सा रेट है जिससे मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या है जो कंपनी इस साल में डिक्लेयर कर सकती है? देखो भाई, वैसे तो डिविडेंड के कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास लॉस है तो ऐसे केसेस में आपको 123 सबसेक्शन 1 के रूल 3 का कंप्लायंस करना पड़ता है। जो 3 कंडीशंस बताता है, उन 3 कंडीशंस के हिसाब से ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके पास लॉस है, अकॉर्डिंगली रूल 3 जो है वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहला रूल उसका पहला क्या बोलता है? पहली कंडीशन क्या होती है कि जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करेंगे वो पिछले 3 सालों के डिविडेंड के रेट के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शेल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। देखो 9 + 10 + 12, 9 + 10 + 12 कितना होता है? 10 और 12 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 10.3%। 10.3%। तो कंपनी कंडीशन 1 के हिसाब से कितना डिविडेंड दे सकती है? सर 10.3% का डिविडेंड जो है वो कंपनी अपने हिसाब से दे सकती है। अभी उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या आती है? सेकेंड कंडीशन ये आती है कि जो भी अमाउंट आप फ्री रिजर्व से निकाल रहे हैं वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 200, रिजर्व्स कितने हैं? 240। तो 200 + 240 कितना हो गया सर? 440। 440 का 10% कितना हो गया? 44। आप 44 लाख से ज्यादा जो है वो डिविडेंड के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 44 लाख का अमाउंट जो है उससे ज्यादा आप डिविडेंड के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है, जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमने 44 लाख विड्रॉ किया, उस 44 में से सबसे पहले करंट ईयर का जो लॉस है उसको माइनस करो, फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें से डिविडेंड देना। आपने 44 लाख विड्रॉ करे, क्योंकि विड्रॉ कितना कर सकते हैं, सिर्फ 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आपने 44 विड्रॉ कर लिए, 44 में से करंट फाइनेंशियल ईयर का लॉस माइनस करो पहले, तो बचा कितना अमाउंट, 14 लाख। ये 14 लाख का अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कर सकते हैं सिर्फ। ठीक, तो आप कितने अमाउंट का डिविडेंड दे सकते हैं, सिर्फ 14 लाख रुपीस का। जब 14 लाख रुपीस का है, वो कितना परसेंटेज टर्म्स में कितना आ जाता है सर, 14 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 7%। सर 7% जो है वो मैक्सिमम आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी दे सकते हो। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से कितना आया था, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से सर 10.3% आया था। कंडीशन नंबर 2 ने हमें 44 लाख रुपीस का अमाउंट बताया। कंडीशन नंबर 3 ने हमें बताया 14 लाख, जो ट्रांसलेट होता है 7% पे। और कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है कि फ्री रिजर्व से जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, आपने कितना अमाउंट विड्रॉ किया अभी, 14 लाख रुपीस विड्रॉ किया, ये 14 लाख, तो ये 14 लाख जो हमने अमाउंट विड्रॉ किया वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए जब आप अमाउंट विड्रॉ कर लोगे। अभी अमाउंट कितना था सर, 240 में से आपने 14 विड्रॉ किया, तो बचा कितना, 240 माइनस 14 सर बचा 226। ये जो 226 बचा है, ये 226 पेड अप शेयर कैपिटल के कम से कम 15% होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है सर, 200 का 15% कितना है, 200 का 15% सर होता है 30, और हमारा फ्री रिजर्व तो कितना है 226, ये तो बहुत ज्यादा है। तो कंडीशन नंबर 4 सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से रेट 10.3 है, कंडीशन नंबर 3 के हिसाब से रेट कितना आ रहा है 7। तो मैक्सिमम कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे सकती है सर, ओनली 7% का डिविडेंड जो है वो कंपनी दे सकती है। और अमाउंट कितना आता है 14 लाख रुपीज, अमाउंट है 14 लाख रुपीज, दैट ट्रांसलेट टू 7%। ठीक, ये आप लोगों ने ऑलरेडी कंडीशंस रिवाइज कर रखी है। देखो ये वीडियो डायरेक्ट नहीं देखना है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है कॉन्सेप्ट वाला का, तो पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो क्वेश्चन की एप्लीकेशन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, लॉन्ग बूट्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड रिलेटेड एसेसरीज। लॉन्ग बूट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो जूते बनाने का काम करती है। द बिजनेस सेट ऑन अ रिकवरी मोड बाय द इंडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर ए। बिजनेस जो है वो अब क्या रिकवरी मोड पे आ रहा है। The board of directors of company recommended declaration of dividend of rupees 50 lakh after a gap of 8 years during which profit were inadequate to distribute the same। पिछले 8 सालों में क्या हुआ, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं था। पर इस साल कंपनी ने बोला कि हम 50 लाख रुपए का डिविडेंड क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। The dividend thus proposed is to be made partially out of current year profit of rupees 16 lakh। 16 लाख रुपए तो उनके पास करंट ईयर में प्रॉफिट है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उनके पिछले 8 सालों में कितना है 170 लाख, 170 लाख रुपीस का उनका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है, पर वो हम खुद से निकाल सकते हैं सर। शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं सर, शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा 170 डिवाइडेड बाय 25%। ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये 25% ऑफ शेयर कैपिटल है, तो इस हिसाब से कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितनी होती है सर 680। क्या पता आगे काम आए, क्या पता, क्या पक्की बात है, क्योंकि उन कंडीशंस में शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें रहती। फिर बोला अबाउट 170 लाख विच इज 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर कंडीशन विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स आर मेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट योर आंसर विद रिक्विजिट कैलकुलेशन। आपको बताना है कि क्या कंपनी 50 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वो जो कंडीशंस 4 कंडीशंस हैं वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सर पहली कंडीशन तो ये है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो एवरेज
रेट ऑफ डिविडेंड जो पिछले 3 सालों का है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया हो। इस कंपनी ने पिछले 8 सालों से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो अकॉर्डिंगली जो कंडीशन नंबर 1 है वो तो एप्लीकेबल होती ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम चेक करते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है कि जो अमाउंट आप फ्री रिजर्व से विड्रॉ करना चाहते हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% ज्यादा नहीं हो सकता है। आपको डिविडेंड बांटना कितना है सर? डिविडेंड बांटना है 50 लाख रुपीस का, जिसमें से 16 लाख रुपए तो आपके पास करंट ईयर के अवेलेबल हैं। आपको वापस कितने चाहिए? और सर 34 लाख रुपए की जरूरत और अभी हमें है। तो हमने बोला कि जो डिविडेंड आपको चाहिए उसके लिए आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 680 अभी हमने निकाली। फ्री रिजर्व्स कितने हैं? 170। 680 प्लस 170 कितना होता है सर? 850, 850 रुपीज होता है। 850 लाख रुपीस होता है। इसका 10% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब आप 85 लाख ही सिर्फ कहां से विड्रॉ कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से। हमें तो कितने की जरूरत है सर? हमें तो जरूरत है सिर्फ 34 लाख रुपीस की। तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, हम इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 क्या होती है? मैच। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है? कंडीशन नंबर 3 ये बोलती है कि जो भी अमाउंट आप फ्री रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं उससे पहले करंट ईयर का लॉस माइनस करना है। करंट ईयर में तो कोई लॉस है ही नहीं, करंट ईयर में तो प्रॉफिट हुआ है, तो ये कंडीशन भी एप्लीकेबल ही नहीं होती है। रादर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और कंडीशन नंबर 2 तो सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है कि फ्री रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करने के बाद आपके फ्री रिजर्व में कितना अमाउंट बनना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल का एटलीस्ट 15% बचना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल है कितनी सर? 680। 680 का 15% होता है सर 102। 102 लाख रुपए आपके रिजर्व्स में बैलेंस बचना चाहिए। अभी रिजर्व में बैलेंस कितना था? 170 लाख। उसमें से आपने किसने विड्रॉ कर लिए? सिर्फ 34 लाख। तो 170 में से 34 विड्रॉ किए, तो सर अभी भी आपके रिजर्व में बैलेंस है 136। आपका 110 होना चाहिए, 136 ऑलरेडी है। तो हम बोलेंगे कि भाई कंडीशन नंबर 4 जो आपकी होती है वो भी सेटिस्फाई होती है। एंड अकॉर्डिंगली जो कंपनी 50 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना चाहती है उस डिविडेंड बांटने से हमें कोई समस्या नहीं है, कंपनी बांट दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यही सब लिखा हुआ है, आप एक बार चेक करेंगे तो यही आंसर में भी लिखा हुआ है। ये वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, ये वाली हमने चेक कर ली, ये वाली एप्लीकेबल नहीं है, ये वाली हमने चेक कर ली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। 20% से डिविडेंड डिक्लेयर करती है रेगुलरली पिछले 3 सालों से। पिछले 3 सालों से 20% का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करती जा रही है। However, company has not made adequate profit during the current year. करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, पर उसके पास फ्री रिजर्व्स बहुत सारे हैं और वो चाहती है कि इस साल भी 20% का जो इंटरेस्ट, 20 साल का 20% का जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर दे। Advise the company as how it should proceed in the matter if wants to declare the dividend at the rate of 20%. न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, रादर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि क्या क्या वो कंडीशन होती है रूल 3 की जो आपको चेक करनी होती है अगर आपके पास में नो प्रॉफिट हो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तब। तो वो 4 कंडीशन है सर। जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ डिविडेंड इन पास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सेकंड, जो टोटल अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं फ्री रिजर्व से दैट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। थर्ड, the amount so withdrawn from the free reserves first shall be utilized to set off the loss of current financial year। जो current financial year में loss हुआ है पहले उसको set off करो। and condition number 4, the amount after withdrawing from the free reserve shall not fall below 15% of paid up equity share capital। ठीक। Question number 9, during the financial year 24-25 Perfect Limited declared an interim dividend for the second time। Perfect Limited नाम की एक कंपनी है जिसने एक साल में 2 बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक। आफ्टर डिक्लेरेशन, एक बार डिक्लेरेशन करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिवोक द सेकंड इंटरिम डिविडेंड। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है इसको हम क्या करते हैं? रिवोक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अब कैसी हो गई है? पुअर, गरीब हो गए।
टू अकोमोडेट द सेड इंटरिम डिविडेंड, बोल रहे हैं हम इतना डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड डिसीजन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सेकंड डिविडेंड जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है इसको रिवोक कर सकते हैं? आंसर इज नो। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम अ लाइबिलिटी, एक बार डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद ये डिविडेंड आपकी लाइबिलिटी बन जाती है जिसके ऊपर राइट आ जाता है शेयर होल्डर्स को कलेक्शन का। तो एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब आप उस डिविडेंड को कैंसिल नहीं कर सकते, आप उस डिविडेंड को रिवोक नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ द सेड डिविडेंड। Second, what will be your answer if board propose to transfer more than 10% of profit of the company to reserve? कितना परसेंट अमाउंट आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसके बारे में कंपनी से एक बात नहीं करता है, ये कंपनी के डिस्क्रिशन पे है कि वो कितना परसेंटेज का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द डायरेक्टर ऑफ हैप्पी लिमिटेड प्रपोज्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%। डायरेक्टर जो है वो 12% पे डिविडेंड प्रपोज करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। सेम वाज अप्रूव्ड इन द एजीएम ऑफ द कंपनी जो 20 सितंबर 2024 को हुई। 20 सितंबर 2024 को डायरेक्टर्स मेंबर्स ने क्या किया? अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई डिविडेंड 12% से दे दो। डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया अप्रूव डिविडेंड। अब बताइए, आपसे कुछ पूछ रहे हैं क्या? मिस एन होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 24, 31 मार्च 2024 के दिन 1000 इक्विटी शेयर मिस एन के पास थे। बट शी हैज ट्रांसफर द शेयर्स टू मिस्टर आर, उन्होंने शेयर जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिए? मिस्टर आर को, जिनका नाम 20 मई के दिन रजिस्टर्ड भी हो गया। मतलब 20 मई के दिन अब शेयर के ओनर कौन है? मिस एन नहीं, मिस्टर आर है। डिविडेंड किसको मिलेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई डिविडेंड मिलता है जो रिकॉर्ड डेट पे जिसका नाम कंपनी के शेयर मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम आता हो उस मेंबर को डिविडेंड मिलने की इंटाइटलमेंट होती है। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट दी नहीं है पर हम मानेंगे कि रिकॉर्ड डेट क्या है? 20 सितंबर 2024। 20 सितंबर 2024 के दिन किसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है? सर 20 मई 2024 के बाद से ही मिस्टर आर का नाम आ रहा है। अकॉर्डिंगली जो मिस्टर आर हैं उन्हें क्या माना जाएगा कि इन्हें ही डिविडेंड मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इस मिस एन को आप क्या कर देंगे? मिस्टर आर। सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी उन्होंने सही लिखा है। देखो बिकेम द, अगर आप एन को आर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मिस आर बिकेम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एंड सो ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड। ठीक, ये हमने करा कौन सा? हमने करा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एमएनपी लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, फ्री रिजर्व है 50 करोड़ 31 मार्च 2025 के दिन। कंपनी मेड अ लॉस ऑफ रुपीज 40 लाख आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन। करेंट ईयर में कंपनी को 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। एंड एज अ रिजल्ट कंपनी वॉज नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर द डिविडेंड, क्योंकि अब लॉस हो गया करेंट ईयर में तो बोल रहे कि हम शायद डिविडेंड ना दे पाए। However, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस द डिक्लेरेशन, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि नहीं हम तो डिविडेंड देंगे। कितना डिविडेंड देंगे? 20%। पेबल आउट ऑफ फ्री रिजर्व, पेबल कहां से करेंगे? फ्री रिजर्व से देंगे। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर 25%। पिछले 3 सालों में जो एवरेज रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25%। इस बार कितना देना चाहती है? 20%। कोई दिक्कत नहीं है, जो 20% है वो 25% से तो कम ही है, तो जो कंडीशन नंबर 1 होती है वो तो सेटिस्फाई हो गई सर। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 हमें चेक करनी है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड लिख देते हैं हम यहाँ पे कि कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई? सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 2 बोलती है कि आप अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10। फ्री रिजर्व्स कितना है? 50। टोटल कितना हो गया? 60 करोड़। इसका आप कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो? 10%। बचा कितना? इसका आ गया सर 6 करोड़ रुपए। ये आ गया 6 करोड़। सर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं आप? 6 करोड़ रुपए आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ओनली कितना? 6 करोड़। तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से रेट कितना आ गया सर? 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ ट्रांसलेट टू 60%। कंडीशन नंबर 2 तो बोलती है कि 60% का डिविडेंड भी आपको देना है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पर कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है? कंडीशन नंबर 3 ये बोलती है कि जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं, जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं उस अमाउंट में से सबसे पहले करंट ईयर का जितना लॉस है उस करंट ईयर के लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो करंट ईयर का लॉस कितना है सर? आपने अमाउंट विड्रॉ कितना किया? 6 करोड़ रुपए आपने जो अमाउंट है वो विड्रॉ किया।
6 करोड़ का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, पर आपको विड्रॉ करना ही कितना है? आप तो बोल रहे हैं कि हम 20% ही विड्रॉ करेंगे। 20% ही विड्रॉ करेंगे मतलब आप 2 करोड़ रुपए विड्रॉ करना चाहते हो। ठीक, कंडीशन नंबर 3 के ऊपर वापस आते हैं। जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं फ्री रिजर्व से, उसमें से पहले करेंट ईयर के लॉस को माइनस करिए। सर आपने विड्रॉ करा 2 करोड़ रुपए, उसमें से पहले करेंट ईयर का लॉस जो है वो माइनस करो। करेंट ईयर का लॉस कितना है सर? सर करेंट ईयर का लॉस है 40 लाख रुपीज। ये 40 लाख रुपीज माइनस करो और अब आपके पास कितना बचा? 1.6 करोड़ रुपीज। आप 1.6 करोड़ रुपीज का जो अमाउंट है वो आप डिविडेंड में अभी दे सकते हैं। इतने अमाउंट का डिविडेंड जो है वो आप बांट सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से अमाउंट कितना आया? 1.6 करोड़। 1.6 करोड़ अपॉन 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 16%। थर्ड कंडीशन के हिसाब से अमाउंट कितना आया? 16%। कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है कि जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, कहां से अमाउंट विड्रॉ किया है? जो अमाउंट आपने रिजर्व से विड्रॉ किया है, वो अमाउंट विड्रॉ करने के बाद फ्री रिजर्व का अमाउंट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है टोटल? पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? नहीं, फ्री रिजर्व्स के 10, फ्री रिजर्व्स जो अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे, वो अमाउंट विड्रॉ करने के बाद जो फ्री रिजर्व्स का बैलेंस है वो पेड अप शेयर कैपिटल के 10% से कम नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़। 10 करोड़ का 10% कितना होता है सर? 1 करोड़। तो जो फ्री रिजर्व्स का अमाउंट है आफ्टर विड्रॉल वो 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। सर 50 करोड़ था, हम तो विड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ 1.6 करोड़, तो हमारे पास तो अभी भी कितने बचेंगे? 48 करोड़ रुपीस अभी बचेंगे, लगभग 48.4 करोड़ रुपीस। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा ही है। कंडीशन नंबर 4 भी सेटिस्फाई। तो हम क्या बोलते हैं सर? कंडीशन नंबर 3 के हिसाब से आप 16% का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो बोर्ड ने प्रपोज किया था कि वो 20% देना चाहते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। 20% का डिविडेंड तो अलाउड आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उस अमाउंट में से पहले करेंट ईयर का लॉस माइनस करना कंपलसरी है। उसके बाद आपका अमाउंट बचता ही कितना है? 1.6 करोड़। और 1.6 करोड़ ऑफ 10 करोड़ इज ट्रांसलेट टू 16%। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? पीईटी लिमिटेड इनकर्ड अ लॉस इन द बिजनेस अप टू करंट क्वार्टर। लो भाई, करंट क्वार्टर में लॉस हो गया, करंट ईयर में क्या हो गया? लॉस। कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर करा है 12, 15 और 18 के रेट से। इन स्पाइट ऑफ द लॉस, क्योंकि करंट फाइनेंशियल में लॉस है, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हम तो 15% से क्या करना चाहते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले ये चेक कर लो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ डिविडेंड बनता कितना है? 18 प्लस 12 कितना होता है? 30। 30 प्लस 15 45। 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। 15 ही एवरेज आता है और आप भी 15 ही करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है, पर ध्यान रहे कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4 इनका भी सेटिस्फेक्शन आपको चेक करना है। कंडीशन नंबर 1 ऑल दो सेटिस्फाई हो रही है, प्रोवाइडेड बची हुई 3 कंडीशन जो रूल 3 की है उनको अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आप 15% से इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अल्फा लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड। लो भाई, इसके आगे का पढ़ना ही नहीं। जब सेक्शन 8 कंपनी है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो कैसी फालतू बात कर दी यार। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं ना कि सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उस वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट अपने ही ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में, फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में वो प्रॉफिट जो है वो अप्लाई कर देती है। ऐसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। लो भाई, स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ कंपनी इज state whether the act of company is according to the provisions of companies act 2013। of course no भाई, क्योंकि जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती एक सेक्शन 8 कंपनी। Question number 14. YZ Limited Manufacturing has proposed a dividend at the rate of 10% out of current year profit. Company has earned a profit of 910 crore. YZ does not intend to transfer any amount to the general reserve. हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है, मत करो। Question number 15. Alex is facing a loss in the current financial year 24-25. In the immediate preceding 3 financial year, rate of dividend is 7, 11 and 12. The board of directors decided to declare 12% of interim dividend. बोलो भाई, दे सकते हैं क्या? नहीं। तो 12 प्लस 11 प्लस 7, 12 प्लस 11 कितना होता है सर? 12 और 10 22 और 1 23, 23 और 7 29, 29 डिवाइडेड बाय 3 जो कितना आता है?
सर 29 डिवाइडेड बाय 3 होता है सर 9.6%। 9.6% का मैक्सिमम डिविडेंड आप दे सकते हो। आप बोल रहे हो 12 देना है, 12 देना अलाउड नहीं है, आई एम सॉरी। मैक्सिमम रेट कितना अलाउड है आपको? मैक्सिमम रेट जो अलाउड हो रहा है वो आपको 9.6 हो रहा है, 9.6 या 10, और आप देना चाहते हैं 12%। दिस इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 16, XYZ Limited having a paid up share capital of 75, though it was performing well in the recent years, it suffered loss in the first and second quarter। पिछले सालों में तो अच्छा काम कर रही थी, पर इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू के 2 क्वार्टर में उनको लॉस हो गया। इन ऑर्डर टू सस्टेन इट्स इमेज, अपनी छवि को बरकरार करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा एट द रेट ऑफ 30%। बोल रहे हैं 30% का डिविडेंड हम लॉस होने के बावजूद भी देंगे। पिछले 5 सालों में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनी ने अभी तक दिया है। बताओ क्या कंपनी 30% का रेट दे सकती है या नहीं? इन दोनों रेट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें मतलब है इन 3 से। 15 और 15 30, 30 और 30 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20। सर 20% एवरेज रेट आ रहा है, आप बोल रहे हो 30, 30 तो अलाउड नहीं है, आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 20, और उसके बाद भी जो कंडीशन नंबर 2, 3, 4 है उनका सेटिस्फाई आपको करना मैंडेटरी है। ये वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि वैलिड कितना होता? सिर्फ 20% तक का। क्वेश्चन नंबर 17, संडे लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है जो बिजनेस करती है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का अपने क्लाइंट को, जो कंट्री में बहुत अलग अलग जगह पर है। कंपनी फॉलोड अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ हुई, और पिछले 3 सालों में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये रेट से उन्होंने डिविडेंड जो है अपने मेंबर्स को दिया। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कुछ मशीनें उनकी इस बार खराब हो गई, कंपनी को इस बार क्या हुआ? लॉस। इवन दो भले ही लॉस हो गया हो, कंपनी ने बोला कि हम 10% से आपको डिविडेंड फिर भी देंगे। The board of director approved the dividend for 23 in its meeting and recommended a final dividend of 15% in the board meeting। 15% का जो डिविडेंड है उन्होंने डिक्लेयर करने की बोली। ठीक। जनरल मीटिंग was convened, shareholders demanded that since interim dividend is 10% by the company, so final dividend should not be less than 20%। बोला भाई तुमने इंतरिम डिविडेंड हमको कितना दिया था? 10%, तो अब जो फाइनल डिविडेंड है वो कम से कम 20% दो। ये क्या बात हुई कि तुम 15% ही दे रहे हो? It was also submitted that rate of declaration in the immediate preceding financial year were 15, 20, 25, but the company secretary complained that final dividend cannot be increased। Final dividend को हम increase नहीं कर सकते। Advise whether decision of company secretary is correct, what should be the correct rate of dividend। भाई बोल रहे हैं कि क्या जो मेंबर बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपने इंतरिम डिविडेंड 10% दिया था तो इस बार हमको कम से कम 20% तो दो, जबकि कंपनी बोल रही है कि हम 15% देना चाहते हैं। कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि भाई तुम्हारे बोलने से हम डिविडेंड का रेट नहीं बढ़ा सकते। आपसे पूछ रहे हैं क्या कंपनी सेक्रेटरी ने सही बोला, और आप ही से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या करेक्ट रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड होना चाहिए। कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस है, पहली बात। देखो इंतरिम डिविडेंड का क्या रेट था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फाइनल डिविडेंड का रेट क्या होना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि इंतरिम डिविडेंड का रेट 10 था तो फाइनल का रेट 20 होना चाहिए। डबल की बात कहां लिखी हुई है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप कितना रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं? तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। 15 प्लस 25 प्लस 20, 25 और 15 कितना होता है? 40, 40 और 20 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20। कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है? 20, पर ये कंपनी की मर्जी है वो 20 देना चाहती है या नहीं देती है। कंपनी की इच्छा कितनी है? 15। कंपनी 15 देना चाहती है तो 15 ही देगी। डिसीजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज फाइनल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड 15%। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने 15% रिकमेंड किया है। मेंबर जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया है उससे ज्यादा नहीं मांग सकते हैं। Question number 18. Director of East West Limited proposed a dividend at 15% on 24th of October 2024। मिस्टर बिनॉय जो 2000 शेयर्स होल्ड करते थे 31 मार्च को, पर उन्होंने अपने शेयर मिस्टर मोहन को ट्रांसफर कर दिया 18 जून को। बताओ किसको डिविडेंड मिलेगा? सेम क्वेश्चन जो अभी आर और एन का हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही। डिविडेंड उसे मिलता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है रिकॉर्ड डेट के ऊपर। रिकॉर्ड डेट इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि इस डेट को मानेंगे रिकॉर्ड डेट 24 अक्टूबर 2024। 24 अक्टूबर के दिन शेयर किसके नाम पे थे? सर 31 मार्च को शेयर बिनोय के नाम पे थे, पर उसने 18 जून को किसको ट्रांसफर कर दिए? मिस्टर मोहन को। और 18 जून के बाद ही आएगी क्या? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के दिन किसके पास थे? मोहन के पास। तो डिविडेंड किसको मिलेगा? मिस्टर मोहन को। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। Question number 19. The board of director of ABC proposed to declare dividend at the rate of 20%
डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। लो भाई, पब्लिक डिपॉजिट, आपने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं वो डिपॉजिट का रीपेमेंट तो आपसे हो नहीं रहा है और आप बोल रहे हो कि हम 20% का डिविडेंड बांटेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अगर कोई भी डिफॉल्ट करते हैं इंटरेस्ट के पेमेंट, आप डिपॉजिट के इंटरेस्ट के पेमेंट में या उनके प्रिंसिपल के रीपेमेंट में या डिबेंचर के रीपेमेंट में, तब तक जब तक आप ये डिफॉल्ट को रिजॉल्व नहीं कर देते हैं तब तक कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। डिविडेंड डिक्लेयर करना वैलिड नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड जिस साल में उसको लॉस हुआ हो? आंसर इज यस। ऐसे केसेस में रूल 3 की 4 कंडीशंस हैं जो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, वो 4 कंडीशन आप सेटिस्फाई अगर कर लेते हैं तो ऐसे केसेस में आप फिर जो हैं वो लॉस के केस में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एबी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? कोयम्बटूर में। कंपनी ने इनकर किया नेट लॉस 20 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए का लॉस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड, फिर भी वो चाहते हैं कि इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करें। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। बताइए क्या एबी लिमिटेड इस साल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? अगर हाँ तो कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? 4 कंडीशन लगती है। लॉस है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें डिविडेंड बांटने का सुख नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड आप फिर भी बांट सकते हो, पर रूल 3 का सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रूल 3 की पहली कंडीशन होती है कि रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द पास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड बांटा ही नहीं हो। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड नहीं बांटा, अकॉर्डिंगली जो कंडीशन नंबर 1 है वो एप्लीकेबल ही नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल। तो बताओ कंडीशन नंबर 2 क्या होती है? कंडीशन नंबर 2 ये बोलती है कि आप पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम 10% ही विड्रॉ कर सकते हो। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 100। फ्री रिजर्व्स कितने हैं? 150। ध्यान रहे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो दिया हुआ है 50 लाख रुपए का, ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो अभी कितना है? 250। 250 का 10% कितना होता है सर? 25। कंपनी जो है वो 25 लाख रुपीस क्या कर सकती है? विथड्रॉ कर सकती है। सिर्फ उसमें से भी जितना अमाउंट भी आप विड्रॉ करते हो उसमें से पहले करंट ईयर का लॉस माइनस करो। ये बात कौन करता है? कंडीशन नंबर 3। तो अब आप अमाउंट कितना दे सकते हो? सिर्फ 5 लाख। आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ 5 लाख रुपए का डिविडेंड जो है वो आप बांट सकते हो। 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया? 5%। कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है कि जब आप अमाउंट फ्री रिजर्व से विड्रॉ कर लोगे, कितना आपने कितना विड्रॉ करा? 5 लाख। जो 5 लाख रुपए का अमाउंट आप फ्री रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हो वो अमाउंट विड्रॉ करने के बाद फ्री रिजर्व का बैलेंस पेड अप शेयर कैपिटल के 10% से कम नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 100। 100 का 10% कितना होता है? 10। 10 लाख रुपए से कम आपका फ्री रिजर्व नहीं होना चाहिए। अभी फ्री रिजर्व कितना है सर? अभी फ्री रिजर्व है 150। 150 में से आप कितना विड्रॉ कर रहे हो? 5। तो फ्री रिजर्व का बैलेंस कितना बचा? 145। 145 तो 10 से बहुत ज्यादा होता है। अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं कि कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से डिविडेंड बांटो। पर कितना? 5 लाख रुपए का। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो गया? 5% हो गया। ये देखो डिविडेंड कितना दे सकते हो आप? सिर्फ 5 लाख। और इसी 5 लाख को आप क्या बोलेंगे कि ये हो गया 5%। ठीक। फिर आया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? फटाफट से पढ़ लेते हैं। विशाल लिमिटेड हैज पेड डिविडेंड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%। हर साल 10% का डिविडेंड बांटते हैं, इनका रिकॉर्ड है। ठीक है। इन द लास्ट 5 ईयर्स कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, फिर भी डिविडेंड बांटना चाहती है। बताओ बांट सकती है क्या? पिछले 5 सालों से 10% का डिविडेंड बांटती है, इस साल लॉस हो गया तो इस साल भी डिविडेंड बांट सकती है। आंसर इज यस। लॉस होने से कोई मतलब नहीं। रूल 3 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करो और आप इस साल भी डिविडेंड बांट सकते हो। रूल 3 में 4 कंडीशन दी है, उन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 22। कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व है 75 लाख रुपीस का। उसने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में कोई डिविडेंड नहीं बांटा। नाउ कंपनी प्रपोज टू अप्रोप्रिएट अ पार्ट ऑफ दिस डिविडेंड फॉर मेकिंग अ पेमेंट। वो क्या चाहती है कि इस साल हम प्रॉफिट में से इस साल हम जो है वो डिविडेंड बांटना चाहते हैं और इस साल भी उनको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बोर्ड प्रपोजेस अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ रुपीज 30 लाख। 30 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना है। एग्जामिन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी से क्या कंपनी 30 लाख का डिविडेंड बांट सकती है? अरे भाई अगर आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट हो, ऐसे केसेस में रूल 3 आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाता है। रूल 3 की 4 कंडीशन होती है, जिन 4 कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है।
जो कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 ये बोलती है कि आपको पिछले 3 सालों का क्या क्या करना है, एवरेज रेट से ज्यादा का डिविडेंड नहीं बांटना है। हम बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों से हमने कोई डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो हमने लिख दिया नॉट अप्लीकेबल, ये कंडीशन एप्लीकेबल है ही नहीं। फिर कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, आप मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आपके फ्री रिजर्व कितने हैं, 75 लाख रुपीज के हैं। पर कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल कहां है सर, फ्री रिजर्व्स तो आप बोल रहे हो 75 है सर, पेड अप शेयर कैपिटल कहां से लाओगे, पेड अप शेयर कैपिटल कहां से लाओगे। तो देखो भाई क्वेश्चन में हिंट दी हुई है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं 30 लाख रुपए का, जो 30% है, 30 लाख 30% है, इसका मतलब पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 100। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 100। आपका कितना अमाउंट हो गया टोटल, 175। 175 का 10% कितना होता है, 17.5। कंपनी जो है वो 17.5 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकती, 17,50,000 मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकती है। अब चेक करते हैं कंपनी को करना कितना है। कंपनी बोल रही है कि हमको 30 लाख बांटना है, जिसमें से 12 लाख का प्रॉफिट तो उसके पास है, मतलब उसको कितने चाहिए, 18 लाख। हमने बोला सॉरी 18 लाख तो आप पूरे विड्रॉ नहीं कर सकते, आप सिर्फ 17,50,000 ही विड्रॉ कर सकते हो। सॉरी, यू फॉल शॉर्ट इन द कंडीशन नंबर 2। आप मैक्सिमम विड्रॉ कितना कर सकते हो, 17.5। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है, कंडीशन नंबर 3 सर ये बोलती है कि जो भी अमाउंट आप फ्री रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं उसमें पहले करंट ईयर के लॉस को आपको सेट ऑफ करना है। ये एप्लीकेबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि करंट ईयर में हमारे पास लॉस नहीं प्रॉफिट है। और कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है, फ्री रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ एक बार आपने कर लिया, उसके बाद जो फ्री रिजर्व में अमाउंट बचा है दैट शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 100 का 10% कितना होता है, 10। आपके फ्री रिजर्व में कम से कम 10 लाख रुपए का बैलेंस विड्रॉल के बाद बचना चाहिए। आप कितना विड्रॉ कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं 17.5, मैक्सिमम विड्रॉल इतना ही अलाउड है। जब इतना अमाउंट आप 75 में से विड्रॉ करेंगे तो 75 में से आपने 17 विड्रॉ कर लिए, तो भी वो 10 से ज्यादा ही बचेगा, तो कंडीशन नंबर 4 भी सेटिस्फाई होती है। आंसर इज कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, पर जो 30 लाख डिविडेंड बांटने का बोल रही है 30 लाख अलाउड नहीं है। आप मैक्सिमम डिविडेंड कितने का दे सकते हैं, 12 प्लस 17.5, 12 प्लस 17.5, 17 और 2 19, 19 और 10 29। मैक्सिमम डिविडेंड जो कंपनी बांट सकती है दैट इज 29.5 ऑफ 100, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी दे सकती है वो 29.5% है। इससे ज्यादा का डिविडेंड कंपनी को अलाउड नहीं है, इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि इतना तो अलाउड ही नहीं है, आपको मैक्सिमम अलाउड है 29.5 का डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लेते हैं। ESPN हेवी इंजीनियरिंग अ लिस्टेड एंटिटी बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। ओह, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हाल पढ़ा था हमने कि वो शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं इंतरिम डिविडेंड 10% दिया था, तो कम से कम फाइनल डिविडेंड 20% तो दो। डायरेक्टर बोल रहे हैं कि नहीं हम तो 15 ही देंगे, कंपनी सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि हम बढ़ा नहीं सकते। सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, RST Limited declared a dividend at the rate of 20% of the financial year in AGM scheduled on 15 जून। 15 जून को तो जो जनरल मीटिंग हुई उसके अंदर डायरेक्टर्स ने 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। एज RST Limited is left with certain unpaid and unclaimed dividend, उनके पास कुछ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट बचा था, वो उन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कुछ समय तक अनपेड डिविडेंड वहां पे 2 साल तक पड़ा रहा, उसके बाद वो अमाउंट कहाँ चला गया, after remaining unpaid and claim of more than 2 years in the UDA, some of the entitled shareholder made liable RST Limited। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई तुमने हमको हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं दिया, for non compliance of section 124 and claimed for their unpaid dividend amount। RST denies saying that there were certain legal issues on the entitlement of dividend amounting to the respective state in the line whether allegation by the shareholders are valid or not। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट भी किया, पर कुछ अमाउंट उसके पास पेमेंट के बाद भी बच गया जो अनक्लेम्ड था, अनक्लेम्ड या फिर अनपेड था। आपने पे नहीं किया या सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, फिर उस अमाउंट को आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो वहां पे 2 साल से रखा हुआ है। कुछ शेयर होल्डर्स की नींद जागी और उन्होंने कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि भाई तुमने हमें डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर क्यों नहीं किया, तुम्हें हमें हमारा डिविडेंड दे देना चाहिए था अभी तक। तो बताओ क्या RST लिमिटेड की गलती है, बताओ।
आरएसटी लिमिटेड डिनाई कर रही है, बोल रही है कि भाई कुछ सर्टेन लीगल इश्यूज थे जिसकी वजह से ये पता नहीं चल रहा था कि अमाउंट देना किसको है, इंटाइटलमेंट में कुछ इशू था, लीगल इशू था, इसलिए हम डिविडेंड नहीं दे पाए। तो बताओ किसकी गलती है। सेक्शन नंबर 124 बोलता है कि कंपनी ने जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया पर उसे पे नहीं किया या शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया विद इन 30 डेज में, तो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, जब वो 30 दिन खत्म हो रहे हैं उसके अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ये अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले जाना चाहिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले जाना चाहिए। जितना भी अमाउंट आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला है उसकी एक डिटेल आपको 90 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर करना है, एक स्टेटमेंट, और उसमें बताना है कि किन लोगों ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया या किन को आपने पे नहीं किया, उनका नाम क्या था, उनका एड्रेस क्या था, कितना अमाउंट का अनपेड डिविडेंड था, ईच पर्सन का कितना अमाउंट था, और वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर डालो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट हो उसके ऊपर भी डालो। इन द गिवन सिचुएशन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कंपनी ने ये सारा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है वो बनाया। हम ऐसा मान रहे हैं कि हम कंपनी ने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट बनाने का बोला था 90 डेज के अंदर, वो स्टेटमेंट कंपनी ने नहीं बनाया, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई आरएसटी लिमिटेड तुम्हारी ये गलती है। क्यों? क्योंकि तुमने इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं की, तुमने वो स्टेटमेंट नहीं बनाया अनपेड डिविडेंड का, तो कंपनी जो है वो लाइबल रहेगी फॉर 1 लाख रुपीज पेनल्टी, और ये अगर कंटिन्यू फेलियर है तो ऐसे केस में 500 पर डे, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगी 25,000, और कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 100 रुपए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, मिस्टर आर होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 अप्रोच कंपनी इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर विद अ क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ 2000 डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 20 बाय द कंपनी ऑन 31 अगस्त 2014। 2022 में एक शेयर होल्डर की नींद खुली कि 2014 में जो तुमने डिविडेंड बांटा था वो डिविडेंड मुझे नहीं मिला, लाओ मुझे मेरा डिविडेंड बांट दो। 2013-14 वाला। कंपनी ने बोला रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ आर एंड इन्फॉर्म हिम दैट शेयर ऑन विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू आईईपीएफ। कंपनी ने बोला भाई तुम्हारा डिविडेंड तो दूर की बात है, तुम्हारे शेयर भी हमने आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर कर दिए। एग्जामिन इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी ने किया क्या वो सही है, साथ ही साथ बताओ क्या रेमेडी शेयर होल्डर के पास अवेलेबल है कि वो अपना अनपेड डिविडेंड और अनपेड वो अनक्लेम्ड शेयर्स है वो कहां से कलेक्ट कर सकता है, क्या रेमेडी उसके पास अवेलेबल है। तो सेक्शन नंबर 124 क्या बोलता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड का अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर ट्रांसफर नहीं किया, आपने पे नहीं किया या सामने वाले ने क्लेम नहीं किया किसी भी कारण से, तो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 30 डेज में पे करो, नहीं हो पाया तो अगले 7 दिनों में आप उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जब कोई सा भी अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर 7 सालों तक पड़ा रहता है, 7 सालों तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है ये पैसा, तो 7 साल बाद ये पैसा और उससे रिलेटेड शेयर्स कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ऑल शेयर्स इन विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड, पिछले 7 सालों में जिन शेयर में डिविडेंड पे नहीं किया है या क्लेम नहीं किया है, तो डिविडेंड के साथ साथ वो शेयर्स भी कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के पास। हालांकि जिस पर्सन के शेयर ट्रांसफर हुए आईईपीएफ में, उसकी जब नींद खुले वो आईईपीएफ के पास जाके एप्लीकेशन कर सकता है और अपना डिविडेंड और शेयर दोनों वापस से क्लेम कर सकता है। सिंस क्योंकि 7 साल हो गए उस बात को, 2014 की फाइनेंशियल ईयर की बात है वो, और अभी 2022 चल रहा है, तो ये तो 8 साल हो गए। 7 साल से ज्यादा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, तो शेयर्स अलोंग विद द डिविडेंड कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, आईईपीएफ में। तो अब अगर मिस्टर आर को कुछ तकलीफ हो रही है तो उन्हें कहां जाना पड़ेगा, आईईपीएफ के पास जाके एप्लीकेशन जो है वो उनको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे 6 अमाउंट बताइए जो आईईपीएफ में क्रेडिट होते हैं। स्टेट एनी 6 अमाउंट दैट क्रेडिटेड टू आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा 7 साल तक अगर कोई अनपेड डिविडेंड है तो वो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाता है, आईईपीएफ में। तो पहली क्रेडिट तो ये हो गई,
कौन सी? अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी, जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट था वो ट्रांसफर हो जाता है और क्रेडिट कहां जाता है? आईपीएफ के बैंक अकाउंट में। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है आईपीएफ को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई डोनेशन दिया है तो वो, इसके अलावा जितना अमाउंट आपके पास रखा हुआ है आईपीएफ के बैंक अकाउंट में उस पर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आती होगी तो वो इंटरेस्ट इनकम है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 38 के अंदर से अमाउंट कोई सा आपको मिला है तो वो नॉन अलॉटमेंट पे अगर कंपनी की एप्लीकेशन मनी आपके पास आई है वो, कोई मैच्योर्ड डिपॉजिट है जिसका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है वो, मैच्योर्ड डिबेंचर्स हैं जिसका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है वो, इंटरेस्ट अराइजिंग ऑन द सेम वो आ जाएगा। तो ये सारे अमाउंट कहाँ जाते हैं? आईपीएफ में क्रेडिट हो जाते हैं। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है, सेक्शन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 27, द डायरेक्टर ऑफ हैप्पी लिमिटेड प्रपोज द डिविडेंड एट रेट ऑफ 12%, 12% से डिविडेंड प्रपोज किया। सेम वाज अप्रूव्ड इन एजीएम ऑन 20 सितंबर 2014। डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, एनालाइज करो, मिस्टर ए होल्डिंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख शेयर्स, जिन्होंने 1 लाख रुपए कॉल मनी पे नहीं करी थी, तो क्या कंपनी ये डिविडेंड का अमाउंट कॉल मनी से एडजस्ट कर सकती है? अरे एक शेयर होल्डर है, जिस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं? 10 लाख रुपए के शेयर हैं, उस 10 लाख में से 1 लाख रुपए भी उसको कंपनी को देने बचे हैं। कंपनी ने मांगे पर उसने 1 लाख रुपए दिए नहीं। अब इसी बीच कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या कंपनी वो डिविडेंड से इस 1 लाख रुपए को एडजस्ट कर सकती है? आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 127 बोलता है कि जो अमाउंट है कंपनी के डिविडेंड का वो आप कॉल मनी से एडजस्ट कर सकते हैं। कंपनी कैन एडजस्ट सम ऑफ ₹1 लाख टूवर्ड्स कॉल मनी ऑन द डिविडेंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 28, 5000 इक्विटी शेयर करण होल्ड करते हैं 100 रुपए के, फाइनल कॉल 10 रुपए का था जो उन्होंने दिया नहीं, कंपनी ने 10% का डिविडेंड बांटा, क्या अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं विद द कॉल मनी? आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 29, मार्स लिमिटेड ने डिक्लेयर करा और डिविडेंड पे कर दिया सारे शेयर होल्डर को, सिर्फ 2 केसेस में कुछ दिक्कत आ गई। पहला तो क्या, मिसेस शीतल जो 250 शेयर होल्ड करती है, उन्होंने कंपनी को बोला कि डायरेक्टली आप डिविडेंड का अमाउंट मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, मेरे बैंक में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए। ऐसे इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मिसेस शीतल ने कंपनी को। द कंपनी अकॉर्डिंगली रेमिटेड द डिविडेंड, कंपनी ने बोला कि ठीक है हम डायरेक्ट बैंक में डाल देते हैं, पर बैंक ने पेमेंट रिटर्न कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज डिफरेंस इन सरनेम। बैंक बोल रही है कि आपके सरनेम में कुछ डिफरेंस है, इसलिए हम ये पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म मिसेस शीतल अबाउट द डिस्क्रिपेंसी, पर कंपनी को जब ये पता चला कि पेमेंट जो है वो डिविडेंड का बैंक में नहीं हो पाया है, उन्होंने ये बात मिसेस शीतल को नहीं बताई। अरे क्यों नहीं बताई? तुम्हें बतानी थी शीतल को, ये नॉन कंप्लायंस किया है तुमने। अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कि आपने सेक्शन नंबर 127 का नॉन कंप्लायंस किया है, डिविडेंड पेमेंट का नॉन कंप्लायंस किया है, और अब आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। Question number 2, dividend amount of ₹50,000 was not paid to Mr. Piyush in view of court order restraining the amount payment due to family dispute about succession। क्या हुआ? 50,000 का डिविडेंड किसको मिलना था? मिस्टर पीयूष के डिसीज्ड को। मिस्टर पीयूष तो चल गए, तो अब उनके लीगल हायर को मिलना था, पर वो पेमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने मना किया था कि इनकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अभी आप पेमेंट मत करो। सिंस पेमेंट हैज बीन स्टॉप्ड बाय द लॉ ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की वजह से, लॉ ऑफ ऑपरेशन की वजह से ये पेमेंट नहीं हो पाया। अकॉर्डिंगली कंपनी की यहां पर कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन ऑफ लॉ था, इसलिए यहां पे कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, यहां पे तो पेनल प्रोविजन लगेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बताया नहीं, मिसेस शीतल को इन्फॉर्म नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 29, एजीएम हुई 30 मई 2025 को, 30% से डिविडेंड डिक्लेयर किया, recommended by board, but the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan। मिस्टर रंजन फाइल्ड अ सूट, उन्होंने मिस्टर रंजन को क्या किया? कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया। मिस्टर रंजन ने सूट फाइल कर दिया कंपनी के खिलाफ, बोला कि मुझे 20% पर एनम से क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। बताओ भाई, क्या मिस्टर रंजन सक्सीड हो जाएंगे? क्या मिस्टर रंजन को 20% से इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज नो। हालांकि कंपनी ने गलती करी है, पर सेक्शन नंबर 127 बोलता है कि इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? 18%। आप बोल रहे हो 20%, 20% तो अलाउड नहीं है, हालांकि 18% पर एनम से आपको क्या है? इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, PQ Limited declared dividend and paid 10% equity dividend to all its shareholder except मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार को नहीं दे पाए, जिन्होंने कंपनी को क्या बोला था कि डिविडेंड कहाँ डायरेक्टली डिपॉजिट करना? मेरे बैंक अकाउंट में। कंपनी ने रेमिट भी किया, पर
वापस आ गए पैसे, क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड जो है वो बैंक में टैली नहीं हो पाए। कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म मिस्टर कुमार, हालांकि उन्होंने मिस्टर कुमार को इन्फॉर्म करना है, मिस्टर कुमार को अभी भी बताया नहीं कि हम आपके अकाउंट में पेमेंट क्यों नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपके बैंक रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे कंपनी की गलती है, कंपनी के ऊपर 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन नंबर 127 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, एएसआर लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा एजीएम में 31 दिसंबर 24 को। डिविडेंड वारंट टू मिस्टर ए वाज पोस्टेड ऑन 22 जनवरी 2025। 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर किया, 22 जनवरी को डिविडेंड पे कर दिया। डिविडेंड कितने दिनों में पे होना चाहिए? 30 दिनों में। यहाँ तो हो गया। ड्यू टू पोस्टल डिले मिस्टर ए रिसीव द वारंट ऑन 5 फरवरी, हालांकि उन्हें कब मिला? 5 फरवरी को। लो भाई, वो बोल रहे हैं, मिस्टर ए बोल रहे हैं कि नहीं, कंपनी ने मुझे 30 दिनों में डिविडेंड पे नहीं किया, मैं तो कंपनी के खिलाफ केस फाइल करूंगा। क्या केस फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 127 क्या बोलता है? 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंपनी को वारंट पोस्ट करना है। अब शेयर होल्डर को कब रिसीव हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं, कंपनी ने तो 30 डेज के अंदर अंदर ही पोस्ट कर दिया था। शेयर होल्डर को 5 फरवरी को मिला, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर करा डिविडेंड 2 पर शेयर मिस्टर सुरेश, जिनके पास 5000 इक्विटी शेयर हैं, ऑन विच 10,000 वाज ड्यू टुवर्ड्स कॉल मनी, 10,000 रुपए जो है वो कॉल मनी में अभी बचे थे। क्या कंपनी डिविडेंड के अमाउंट को कॉल मनी से एडजस्ट कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इतना आ रहा है, मिस्टर वैभव को इतना अमाउंट जो है वो डिविडेंड का मिलना है। सुवास लिमिटेड 25 अगस्त 2024 को 800 रुपए मिलना है, डिविडेंड उनको कब मिला? 23 अक्टूबर 2024 को। 25 अगस्त का डिविडेंड कब तक मिल जाना चाहिए था? 25 सितंबर तक। सर 30 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड मिल जाना चाहिए, मिला कब? 23 अक्टूबर के दिन, मतलब कितने दिन का डिले हो गया? सर ये डिले हो गया लगभग 28 दिनों का। तो 800 रुपए इंटू 18% पर एनम इंटू 28 दिन डिवाइडेड बाय 365, जितना भी अमाउंट आएगा डिविडेंड का उतना इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा। ये देखो ये लिखा 800 इंटू 18%, 29 डेज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 365, 11 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट, एक भंडोल निधि लिमिटेड है, उससे भी इनको 100 रुपए का डिविडेंड लेना है, ये डिविडेंड भी टाइम पे नहीं किया, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट होगा? सर डिविडेंड का ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, यहाँ पे निधि कंपनी के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। निधि कंपनी के केस में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ अ नोटिफिकेशन डीलिंग विद पनिशमेंट शेल अप्लाई टू निधि सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन, निधि के ऊपर पनिशमेंट लगाने से पहले इस बात को ध्यान रखो। इन केस डिविडेंड पेबल टू मेंबर इज 100 और लेस, अगर 100 या 100 से कम का डिविडेंड देना है, यहाँ कितना डिविडेंड है? 100 रुपए, ठीक। It shall be sufficient compliance of the provision of section 127 if declaration of dividend is announced in the local language in one local newspaper, और आपने बाहर नोटिस बोर्ड पे भी बता दिया है कि 3 महीनों तक कि हाँ हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फिर डिविडेंड आपका भले 3 महीने आपका 30 दिनों के बाद भी पे हो रहा है, तो भी ऐसे केसेस में निधि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात तो ये निधि कंपनी है, हाँ। दूसरा अमाउंट 100 और लेस है, हमने बोला हाँ। तीसरा क्या कंपनी ने न्यूज़पेपर में और अपने ऑफिस के डिस्प्ले पे 3 महीने तक पोस्ट कर दिया है कि हमने डिविडेंड बांटा है? अगर हाँ तो ऐसे केसेस में कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट, सन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 22 जनवरी 2023 को, जिसका ऑब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर सर्विस देना। कंपनी ने अपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के दिन अडॉप्ट किए। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर उन्होंने लंबा कर दिया, 31 मार्च 2023 पे होना चाहिए था, बट सिंस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर के बाद हुआ है, इन्होंने इनका फाइनेंशियल ईयर कहां तक ले गए? 31 मार्च 2024 तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेट पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन रिवील्ड नेट प्रॉफिट, हालांकि उन्हें उस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है? लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला 20% का इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं 7 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसमें, बिफोर होल्डिंग इट्स एजीएम। वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड द ड्यू डिलिजेंस इन डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड, क्या वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, कंपनी को तो प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं है। सेकंड, क्या कंपनी ने वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड इन केस इट वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, क्या वो सेक्शन 8 कंपनी होती तो डिविडेंड दे सकती थी? आंसर इज नो, सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पेनल कंसीक्वेंसेस इन केस इट फेल टू पे द इंटरिम डिविडेंड, अगर इंटरिम डिविडेंड नहीं पे कर पाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी? सेक्शन नंबर 127 बोलता है 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगेगी।
ठीक। फिर आया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जेनेक्स फेशन लिमिटेड रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल व्हिच वाज लेटर ऑन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। बाद में उसको शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया। देयर आफ्टर डायरेक्टर्स एट अनदर मीटिंग पास द बोर्ड रेजोल्यूशन डाइवर्टिंग टोटल डिविडेंड टू बी पेड टू शेयर होल्डर फॉर परचेस ऑफ सर्टेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले डिविडेंड डिक्लेयर करा, बाद में बोला कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हम, डिविडेंड पे करने की जगह एक मशीन खरीदनी है हमको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, हम वो करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट डिविडेंड वाज पेड आफ्टर 45 डेज। डिविडेंड पे कितने दिनों में हो जाना चाहिए था? 30 दिनों में। इन्होंने कितने दिन में दिया? 45। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्या किया? इसी के साथ हमने खत्म किया चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करी। हो सकता है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लगे, थोड़ा सा तेज लगे, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इस चैप्टर को रिवाइज किए हुए आपको टाइम हो गए। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, पहले चैप्टर रिवाइज करिए, उसके बाद यहां पर आइए क्वेश्चन डिस्कस करिए, और फिर भी यहां मत रुकिए, इसके बाद भी 2 क्वेश्चन को कम से कम अपनी कॉपी में लिख करके देखिए। देख के लिखना हो तो देख के लिखो, बिना देखे लिखना हो तो बिना देखे लिखो, पर कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में रोज लिखना है, तभी हम ये वाली एग्जाम पास कर पाएंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। साथ ही साथ जो आपका ग्रुप है लॉ लिखित वाला, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, और पढ़ते रहिए, एग्जाम काफी पास आने वाली है हम लोगों की। टिल देन बाय बाय।